तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइगन्स प्रिंसिपल में एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम कोई भी वेव फ्रंट है, किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए कोई वेव फ्रंट है, तो हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में जो वेव फ्रंट का शेप है वो किस तरीके का होगा इस हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हर एक पॉइंट जो होता है आपके वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहां पे लिखा है कि वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट होता है वो एक नए सोर्स का काम करता है, और उस नए सोर्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट उसको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। देखो भाई, वेव फ्रंट है कोई भी, उसके ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, तो उनके ढेर सारे पॉइंट्स को ढेर सारे सोर्स माना जाएगा, और ढेर सारे सोर्स होंगे तो ढेर सारे सोर्सों से बहुत सारे वेवलेट्स, बहुत सारे वेव फ्रंट जो हैं वहां से निकलने लगते हैं, वहां से निकलते हैं। तो उन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन सब का अपना वेव फ्रंट होता है, और उन वेव फ्रंट के पॉइंट्स के भी वेव फ्रंट जो हैं उनको यदि एक कॉमन टेंजेंशियल प्लेन से मिलाया जाए, यदि उन सबको एक कॉमन टेंजेंशियल प्लेन से, उसको एनवेलप भी कहा जाता है, यदि कॉमन टेंजेंशियल प्लेन या एनवेलप को यदि मिला दिया जाता है तो वो वही एनवेलप जो है वो कहलाता है उस प्रीवियस वेव फ्रंट का नया वेव फ्रंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट याद रखना है कि वेव फ्रंट जो भी है, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेव फ्रंट आपको दिख रहा है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। और हमने अलग अलग तरीके के सोर्सेस के वेव फ्रंट के शेप सीख रखे हैं। जैसे कोई एक पॉइंट सोर्स होता है तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो इमिट करता है वेव फ्रंट। ऐसे ही जो भी सोर्सेज होंगे, जिस भी शेप के सोर्सेज होंगे, उन सारे सोर्सेज से नए नए वेव फ्रंट्स निकलेंगे, और उन सारे वेव फ्रंट्स को के कॉमन टेंजेंट, यदि कॉमन टेंजेंशियल कोई प्लेन बनाया जाता है उसको एनवेलप कहा जाता है। तो वो एनवेलप का शेप ही क्या कहलाएगा, आपका नया वेव फ्रंट का शेप कहलाता है। तो एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। ये क्या है साहब, आपका पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स से हम जानते हैं कि वेव फ्रंट निकलता है एक स्फेरिकल शेप में। तो यहां पे मैंने एक वेव फ्रंट मान लिया, इस तरीके का शेप है। अब ये जो वेव फ्रंट है बेटा, ये जो वेव फ्रंट है, दोबारा बनाए थे यहाँ पे, ये वेव फ्रंट है लाइक दिस। अब इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो ये भी एक सेकेंडरी वेवलेट हुआ, 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 ये भी एक सेकेंडरी वेवलेट हुआ। अब ये सेकेंडरी वेवलेट जो है ये अपने इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये भी अपने अराउंड जो है वो क्या करेंगे, वेव फॉर्म जो है ये इमिट करते हैं। इस तरीके से ये जो वेव फॉर्म है स्फेरिकल शेप में ये इमिट करना स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। और इन सारे जो आपके वेव फ्रंट्स हैं इनके कॉमन टेंजेंट कोई प्लेन बनाया जाता है, ये वाला प्लेन जो मैंने येलो कलर से बनाया है, यही प्लेन क्या होगा बेटा, यही प्लेन होगा आपका नया वेव फ्रंट। क्या होगा, नया वेव फ्रंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो नया वेव फ्रंट है इसके भी सारे पॉइंट्स अलग अलग अपने अपने इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। वो आगे वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे, और उन सारे वेव फ्रंट को यदि एक एनवेलप में बंद कर दिया जाए, कॉमन टेंजेंशियल प्लेन बनाया जाए, तो वो आपको नया वेव फ्रंट मिल जाता है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है उनके लॉज को प्रूव करते हैं। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। हेलो,
तो अभी हम सब लोग पढ़ के आए हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2, ये स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था। अब हम हाइगन की थ्योरी का इस्तेमाल करके हम ये प्रूव करने वाले हैं स्नेल्स लॉ को कि μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2 होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक इंटरफेस है, एक बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को अलग करती है। ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2 है। लाइट की स्पीड इन दोनों मीडियम्स में अलग अलग है। मैं मान लेता हूं कि पहले वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v1 के बराबर है और दूसरे वाले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v2 के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक, स्पीड अलग अलग है दोनों में, और हम जानते हैं कि यदि हमें स्पीड पता है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ इज इक्वल्स टू c अपॉन v के बराबर। ठीक है साहब, ये हमारी एक बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को अलग अलग कर रही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक लाइट की जो रे है हम मान लेते हैं, लाइट वेव मान लेते हैं कि एक इस तरीके से एक पैरेलल लाइट बीम जो है वो इंसिडेंट हो रहा है लाइक दिस। इस तरीके से एक लाइट का बीम जो है इस तरीके से आ रहा है, और हम जानते हैं कि लाइट का बीम यदि पैरेलल है, एक पैरेलल बीम यदि आता है, प्लेन वेव यदि है, तो उसका वेव फ्रंट जो है वो कैसे बनता है, इस तरीके से वेव फ्रंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है साहब आपके वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है लाइट तो इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला जाता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है साहब, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइट है ये इस बाउंड्री को पहले टच करेगी, और ये वाली जो लाइट रे है यदि एक ही जगह से इनका ओरिजिन हुआ है तो ये कुछ समय के बाद यहाँ पे एंटर करने वाली है। तो मैंने मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर पहुँचा है, ये वाली लाइट यहाँ तक पहुँची है, और ये वाली लाइट जो है वो यहाँ तक पहुँची है t इज इक्वल टू 0 पर। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट A और इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने पॉइंट नंबर B। अब इस इंस्टेंट पर यदि मैं वेव फ्रंट बनाना चाहता हूं, इस इंस्टेंट पर वेव फ्रंट बनाना चाहता हूं तो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे बना दूंगा। एक परपेंडिकुलर लाइन में यहां पे बना सकता हूं लाइक दिस। तो ये है साहब आपका वेव फ्रंट, ये है साहब आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। अब हाइगन की थ्योरी के अनुसार जो भी वेव फ्रंट होता है उसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, उसे सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। तो इस वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सारी पॉइंट करेंगे, लेकिन मैं दो यहाँ पे चूज करता हूँ कि एक सोर्स ये है, एक सेकेंडरी सोर्स ये है, और ये सेकेंडरी सोर्स अपने खुद के जो वेव फ्रंट हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो ये पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। अब मैं मान लेता हूं कि t टाइम के बाद जो वेव फ्रंट है यहां से निकलकर यहां पहुंच जाता है। तो भैया ये t टाइम के बाद वेव फ्रंट जो है वो हो जाता है कुछ इस तरीके से लाइक दिस, यहां पे पहुंच जाता है t टाइम के बाद। तो यहां पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहां से यहां तक, और मैंने मान लिया कि t इज इक्वल टू टी पर ये वेव फ्रंट यहां से निकलने वाला यहां पर पहुंच जाता है। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस उस वेव फ्रंट ने ट्रेवल किया, तो मैं बता सकता हूं कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितनी है, v1 के बराबर, और t समय लगा है उसको सीधी लाइन में चलने में। तो ये डिस्टेंस होने वाली है v1 इंटू टी के बराबर, v1 इंटू टी के बराबर ये डिस्टेंस होने वाली है यहां से लेके यहां तक। अच्छा, अब 0 से t में ये वेव फ्रंट यहां से यहां पहुंचा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उतने ही टाइम में जो यहां से वेव फ्रंट निकलने वाले हैं वो कितनी दूर पहुंचेंगे। तो भाई एक बात और हम ये भी जानते हैं कि लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में बेंड हो जाती है, और तो हम यहां पे मान लेते हैं कि लाइट की जो रे है, लाइट की जो रे है वो ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है लाइक दिस, और टी टाइम में जो वेव फ्रंट हैं यहाँ से निकलने वाले
यहाँ से निकलने वाले वेव फ्रंट जो हैं लाइक दिस, वो इस तरीके से आपको दिखते हैं लाइक दिस, यहाँ तक पहुँच जाते हैं वेव फ्रंट, और मैं ये डिस्टेंस को मान लेता हूँ v2 इंटू टी के बराबर। v2t होगा भाई। अब t टाइम में इस मीडियम में स्पीड v2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी t टाइम में वो कितनी होगी, v2 इंटू टी के बराबर, v2 इंटू टी के बराबर। अब मैं यहाँ इस पॉइंट से इस वेव फ्रंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि एनवेलप को यदि हम मिला देते हैं, एनवेलप जो होता है वही वेव फ्रंट होता है किसी टाइम t पर, तो यदि हम किसी अर्लियर टाइम पे वेव फ्रंट का शेप जानते हैं तो हम वो कुछ टाइम के बाद वेव फ्रंट का शेप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाइगन्स की थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं नया वेव फ्रंट ड्रॉ करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने जो ये वाला पॉइंट है, दोबारा बना देते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये B था ना साहब, इसको B डैश मान लेते हैं, ये पॉइंट A था तो इसको A डैश मान लेते हैं। तो पॉइंट B से मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है, टेंजेंट ड्रॉ की है लाइक दिस, पॉइंट A के ऊपर इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक। तो ये इस वेव फ्रंट के टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा 90 के बराबर, ये एंगल भी कितना है, 90 के बराबर। अब स्टार्ट होती है हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। अब साहब ध्यान से इनको नंबर्स को नोट कर लीजिए। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A डैश है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B डैश है, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम जो है दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायग्राम। तो ये आपके पास लाइन ऐसे है, एक लाइन ये है, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट A डैश है, ये पॉइंट B है, पॉइंट B कहाँ पे है, ये B डैश है। पॉइंट A और B डैश एक ही प्लेन में है, एक ही लाइन में है, तो ये पॉइंट B डैश है और ये पॉइंट है साहब आपका B। तो A से एक मैंने लाइन B की तरफ खींची, B से B डैश की तरफ खींची, और A डैश से B डैश की तरफ एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। A और B जो है वो सेम लेवल पर हैं। ये वाला एंगल 90 के बराबर है, यहाँ से यहाँ पे टेंजेंट डाली तो ये वाला एंगल 90 के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस जो है ये V1 इंटू टी के बराबर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो V2 इंटू टी के बराबर है, V2 इंटू टी के बराबर है। अब कुछ एंगल्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट का I के बराबर है, और रिफ्रेक्टेड लाइट का जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो R के बराबर है। I और R यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट लाइट रे का कुछ इस तरीके से है, ऐसे तो आई नहीं होगी, या आई होगी कुछ इस तरीके से। ये एंगल है I, ये एंगल है R। अब भैया ये देखो कि ये नॉर्मल है इस लाइन के ये नॉर्मल लाइन है। ये यदि R है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R के बराबर। 90 माइनस R हो जाएगा, ये 90 माइनस R है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, R के बराबर ये एंगल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यदि मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ तो ये वाला एंगल कह सकते हैं ये इंसिडेंट लाइट रे है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस I बनाती है। ये यदि I के बराबर है तो ये वाला एंगल कितना कह सकता हूँ मैं, 90 माइनस I के बराबर होगा। ये 90 है, ये 90 माइनस I है, तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, I के बराबर ये एंगल होने वाला है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल आपके पास A B और B डैश, ट्राइंगल A B B डैश, एंड ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल B डैश A डैश और आपके पास A। तो स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से कर लेते हैं A, ये एंगल I है, ये R है, तो B डैश A डैश और A, ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल B डैश A डैश और A। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्या कर लो भैया, ये आपके पास एंगल है, ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो ये कौन सा हुआ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो है उसको साइन थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन R की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये वाली डिस्टेंस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है आपका A B डैश, ये लिख लीजिए। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे भी आप साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन I की जो वैल्यू है,
साइन आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है, v1 इंटू टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है ए बी डैश के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई इज इक्वल टू v2 बाय v1। v2 बाय v1 आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, साइन आई को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 1/v1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1/v2 इंटू साइन आर। अब दोनों तरफ क्या करिए, c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। c से मल्टीप्लाई यहां किया और c से मल्टीप्लाई यहां किया। अब c/v1 जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1, और c/v2 जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, फाइनली यहां पे लिख सकते हैं μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो इस तरीके से ये स्नेल्स लॉ जो है ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, और हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइगन्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हम प्रूव करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन की का लॉ आप जानते ही हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो वही बात हम हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूव करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर मैंने मान लिया लाइक दिस, और एक लाइट का बीम जो है वो इस मिरर की तरफ जो है बढ़ रहा है लाइक दिस। दूर बनाते हैं थोड़ा सा, पैरेलल बन रहा है, ठीक। तो ये एक प्लेन वेव जो है वो आकर गिर रही है इस मिरर के ऊपर। जो ये इनका ओरिजिन है एक ही पॉइंट से हुआ है, एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन हुआ है, इस तरीके से एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यदि ऐसे कोई बीम आएगा तो ये वाला जो एंड है ये पहले मिरर से टकराएगा, ये वाला एंड मिरर से अभी नहीं टकरा रहा होगा। तो मैंने कंडीशन मान ली कि t बराबर 0 पर ये वाला पार्ट जो है, बीम जो है यहाँ पे टकरा चुका है, और ये वाला बीम अभी हवा में है, टकराया नहीं है t इज इक्वल टू 0 पर। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो आपके पास कॉमन एनवेलप है, कॉमन टेंजेंशियल प्लेन है, उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो यदि इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं लाइक दिस, कलर अलग ले लेते हैं, ये है साहब आपका वेव फ्रंट, ये है साहब आपका वेव फ्रंट। इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट कहा जा सकता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक। ये परपेंडिकुलर है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन पॉइंट्स को नाम भी दे देता हूं। ये वाला पॉइंट जो है इसको A कह देते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको B कह देते हैं। हमने हाइगन्स के प्रिंसिपल में पढ़ा है कि जो वेव फ्रंट होता है उसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, यानी वो अपना खुद का अपना वेव फ्रंट जो है ये छोड़ने लगता है। तो भाई ये अपना वेव फ्रंट छोड़ेगा, ये भी अपना वेव फ्रंट छोड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसका वेव फ्रंट यहां पहुंचने में, अब वेव फ्रंट कैसे निकलेगा भाई, एक पॉइंट सोर्स की वजह से। यदि मैं इसको पॉइंट सोर्स मान लेता हूं तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा सा, इस तरीके से वेव फ्रंट जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा सा, इस तरीके से यहां से लेके यहां तक। मैंने मान लिया टाइम लगा है t इज इक्वल टू t पर, ये यहां से वेव फ्रंट निकलने वाले यहां पे पहुंच चुके हैं, और मैं मान लेता हूं कि इस मीडियम में जो स्पीड है वो c के बराबर ही है। एयर में बात कर रहे हैं या किसी भी एक मीडियम में ले सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस वेव फ्रंट ने, क्योंकि वेव फ्रंट लाइट की स्पीड से ही चलते हैं, तो v या c लिख सकते हैं यहाँ पे, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, c इंटू टी के बराबर डिस्टेंस यहां से यहां उन्होंने ट्रेवल किया होगा। यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, ct के बराबर ट्रेवल किया होगा। अच्छा, अब भाई ये देखो, हम ये जानते हैं कि लाइट यदि इस रिजिड बाउंड्री पर आकर इंसिडेंट होगी तो इसके पार तो जा नहीं सकती है, जो है रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और मैंने क्या मान लिया कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस नॉर्मल लाइन से I के बराबर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने मान लिया R के बराबर होगा।
तो यहां पे मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेता हूं कुछ r के बराबर लाइक दिस। तो यहां पे हमने मान लिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r के बराबर होता है और ये लाइट रे जो है वो ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब भाई ये देखो कि टी टाइम में ये यहां से यहां चली गई है, इस वैक्यूम में ये एयर में ही ट्रेवल कर रही है, ये मीडियम जो है एयर है, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद एयर वाली स्पीड से चलेगी, यानी सी स्पीड से चलने वाली है। तो टी टाइम में ये यहां से यहां वेव फ्रंट पहुंच गया, तो इसका वेव फ्रंट कहां पहुंच जाएगा? तो हम बता सकते हैं, वेव फ्रंट यहां पे बना भी सकते हैं कि वेव फ्रंट टी टाइम में जो वेव फ्रंट है वो कहीं मैंने मान लिया यहां पे पहुंच चुका होगा। मैं इस पॉइंट को ए माना है तो इसको मैं ए डैश मान लेता हूं, इसको बी माना है तो इसको बी डैश मान लेता हूं। तो वेव फ्रंट जो है यहां तक पहुंच चुका होगा और ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेके ए डैश की, ये डिस्टेंस भी कितनी रही होगी? सी टी के बराबर रही होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रही होगी? सी टी के बराबर। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि मैं यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, एक कॉमन टेंजेंशियल प्लेन बनाता हूं। सो बी से मैंने एक टेंजेंट बनाई ए पॉइंट पर, मैंने बी से एक टेंजेंट बनाई ए पॉइंट पर लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दी। ये वाला जो एंगल है ये 90 के बराबर मैंने मान लिया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, कुछ ट्राइंगल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, कुछ सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए डैश और बी डैश। ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल लिख देता हूँ, ट्राइंगल ए डैश और बी डैश। एक ट्राइंगल ये हो गया। दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ए, बी और बी डैश, एंड ट्राइंगल ए, बी एंड बी डैश। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, और एक ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोबारा से। ट्राइंगल ए डैश बी, ए बी डैश एक ही यहाँ पे है, ये बी है और ये ए डैश है। तो मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी डैश यहाँ पर है, और ये पॉइंट बी यहाँ पर है। ये ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये वाला एंगल 90 है। एक पॉइंट और है यहाँ पर जिसका नाम है ए डैश, और एक इस तरीके से ट्राइंगल और बन रहा है। ये वाला एंगल जो है 90 के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस बी से बी डैश की कितने बराबर है? सी टी के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी सी टी के बराबर है, और ये वाली जो साइड है ये कॉमन है। अब कुछ एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है। अच्छा, इसी डायग्राम में देखना होगा, ये वाला एंगल जो है, जो लाइट आ रही है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर के बराबर हो जाएगा। ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा साहब? ये आर के बराबर आपको एंगल मिलेगा। अच्छा, यदि यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला एंगल जो है इंसिडेंट लाइट का वो कितना है? आई के बराबर है। ये यदि आई के बराबर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 माइनस आई के बराबर हो जाएगा। ये यदि 90 माइनस आई के बराबर है, ये 90 के बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? आई के बराबर आपको एंगल मिल जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ए बी डैश, ट्राइंगल ए बी डैश, ट्राइंगल ए बी डैश। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल आई है, इस वाले एंगल की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगेन साइन थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई लिखेंगे यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं कि 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस है, एंगल के सामने जो है ये परपेंडिकुलर है, तो साइन आई लिखूंगा मैं सी टी अपॉन ए बी डैश, सी टी अपॉन ए बी डैश यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही मैं साइन आर लिख सकता हूँ, साइन आर की वैल्यू लिख सकता हूँ। साइन आर कैसे कि आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए बेटा, ट्राइंगल ए डैश और बी डैश, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ट्राइंगल दिस। इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये आर के बराबर है। आर के सामने जो आपके पास साइड है वो क्या कहलाएगी? आपके पास परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस कहलाएगी। तो साइन आर की वैल्यू में लिख सकता हूँ सी टी अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस।
अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। दोनों इक्वेशंस को आप यदि डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिल जाता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो यहां पे मिल जाता है आपको आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। तो यहां पे ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये यहां पे प्रूव हो जाता है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं।